खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारे घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बस व गाड़ियाँ हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी हैं। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलती, ये इंजन द्वारा चलित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भू प्रॉपर्टी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार और मशीनें सभी खनिज से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज सभी खनिज से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चलित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास के सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि रूटाइल इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती हैं। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितनी खनिज प्रयुक्त होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुछ पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। जरा ध्यान से सोचें व बताएं कि भोज्य पदार्थों पर अंकित पोषक तथ्यों को इकट्ठा करें। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ
चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय की भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविद व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलविद्ता खनिज संसाधन के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों का निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठनों से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण। खनिज में धात्विक और अधात्विक और ऊर्जा खनिज होते हैं। धात्विक खनिज में लौह धातु, जिसमें लोहा का अंश हो, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकिल व कोबाल्ट आदि होते हैं, और लौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। धात्विक खनिज में जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज में जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। खनिज की उपलब्धता। सामान्यतः खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं कि किसी भी खनिज में अन्य अयस्कों या तत्वों के मिश्रण या संचय हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचय पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है, अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। को आग्नेय व कांतरी चट्टानों में खनिज दरारें जोड़ों, भ्रंशों व बिदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहत जमाव परतों के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंड होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों की अनेक खनिज स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं।
लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप में विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल में ही प्रग्रहित ड्राइव्ड होते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिकाओं नोडल्स में धनी होती हैं। एक रोचक तथ्य रेड होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, एक खुली खदान ओपन पिट माइन उत्खनन एवं एक शैफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थानी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन हैं। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का साधारण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय रिजर्व की आर्थिक जीव्यता वायबिलिटी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज का निर्यात करता है। लौह अयस्क आयरन ओर लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिकी झारखंड में 11%, कर्नाटक में 14%, छत्तीसगढ़ में 16%, उड़ीसा में 52% और अन्य में 7%। लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में स्रोत खाद्य मंत्रालय रिपोर्ट 2016 से 17 में यह रिपोर्ट ली गई थी। क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ घोड़ा? कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बोलाडीला की पहाड़ियाँ बैलों की डील हम्प से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा। ये लौह अयस्क खदान का चित्र 5.3 में दिखाया विकास की ऋण है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लौह अंश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोच्च प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लौह अंश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लौह अंश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लौह अंश 50 से 60% तक पाई जाती है। भारत में लौह अयस्क की पोटियाँ हैं। ओडिशा, झारखंड पेटियाँ। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व
केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट ऐश का खनन किया जाता है। दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह अयस्क के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन्हीं खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरू पेटी कर्नाटक की। इस पेटी में लौह अयस्क की विस्तृत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित केंद्रमुख की खानें 100% निर्यात इकाई हैं। केंद्रमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम सेलुलरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमांगाओं पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा व पेंट बनाने में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में 10%, कर्नाटक में 11%, ओडिशा में 25%, महाराष्ट्र में 25%, मध्य प्रदेश में 27% और अन्य में 2% मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत 2016 से 17 में चित्र 5.6 में दिखाए गए हैं। भारत महत्वपूर्ण खनिज में ये दिखा रखा है। इधर आपको अजमेर, बेवर, कटनी, गया, हजारीबाग, गुआ, सुंदरगढ़, अमरकंटक, बिलासपुर, दुर्ग, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, मैकाल, हिल, चंद्रपुर, कोरापुट, बोलाडीला, केंदुझर, मयूरभंज, पारादीप, विशाखापट्टनम, रत्नागिरी, गोवा, मरमगांव, बल्लारी, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, नेल्लोर, केंद्रमुख, तुमकुरू, मंगलूर और चिक्कमंगलुरु। लौह अयस्क क्षेत्र में लाल वाले लौह अयस्क खाने हैं, काले वाले लौह अयस्क निर्यातक पत्तन हैं और स्टार वाले मैग्नीज के लिए हैं और बीच में खाली प्लेस गोल वाले बक्साइट के लिए हैं और स्टार वाले अभ्रक के लिए दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण पूरे भारत में दिया गया है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। जरा ध्यान से सोचिए, वो बताइए, भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा लौह इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? स्पष्ट करें। अलौह खनिज, भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अत्यधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज, जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिकी रूप से न्यून है। घातवर्ध, मेलेबल, तन्य व ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स व रासायनिक उद्योग में किया जाता है।
मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदान भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चित्र 5.5 में मलजखंड में तांबा खदान, ये तांबे की खदान दिखा रखी है। ये खदानें प्रसिद्ध काफ़ी हैं। एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनेट क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लौह जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धनता मेलेबिलिटी भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठार प्रदेशों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 8%, छत्तीसगढ़ में 8%, झारखंड में 9%, गुजरात में 24%, उड़ीसा में 49% और अन्य में 2% पाए जाते हैं। बॉक्साइट उत्पादक राज्यों का अंश प्रतिशत में वर्ष 2016 से 17 के बीच में चित्र में दिखाए गए हैं। ये बॉक्साइट खदान चित्र 5.5 में दिखाई गई है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। 2016 से 17 में यह कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्यों के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप। जरा ध्यान से सोचें और बताएं। भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट के खाने चित्रित करें। एक रोचक तथ्य, एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारी के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। अधात्विक खनिज अब्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादर में विपाटन स्प्लिट आसान से हो जाता है। ये परतें इतनी महीन हो जाती हैं कि 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अब्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास को निम्न गुणांक, संवहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अब्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अब्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अब्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अब्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानीय खनिज चूना पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचें और बताएं। मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज का भंडार क्यों है। राजस्थान में 21%, मध्य प्रदेश में 11%, आंध्र प्रदेश में 11%, छत्तीसगढ़ में 10%, कर्नाटक में 10%, गुजरात में 8%, तमिलनाडु में 8%, तेलंगाना में 8%, अन्य में 13%। चूना पत्थर उत्पादक में राज्यों का अंश प्रतिशत में 2016 से 17 में खनन को घातक उद्योग किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा और विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। जो खनन के जोखिम या खतरे। क्या आपने कभी खनिक
द्वारा अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है। खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुओं में सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छत के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदान में आग लगना आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए अस्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे की खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। चित्र 5.9 में खनन क्षेत्रों में धूल उड़ने से वायु प्रदूषण। झरिया टू बी शिफ्टेड क्लोरोफायर कास्ट्रोफी ये दे रखा है। झरिया में क्लोरोफायर के लिए ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ। कोल यूनिट फीडेड 300 करोड़ इन डैमेज वेटेड बाय सेफ्टी स्टैंडर्ड वेयर नॉट प्लेसेस। इंग्लिश न्यूज़पेपर से अध्ययन। ऊर्जा संरक्षण खनिजों का संरक्षण सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे निर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1% जिन खनिज संसाधनों का निर्माण व संधारण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भित प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनमें उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनका पुनः भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीनीकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश के अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों की सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्ति का प्रयास करना होगा। निम्न कोट के अयस्कों का कम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग हमारे भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। जरा ध्यान से सोचें और बताएं। उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और कहां से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपेल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत दोनों, जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपेल बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्रों के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है।
इसके अतिरिक्त उपेलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों के घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई व दबने के समय के आधार पर कोयले के अनेक रूप पाए जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक कोयले खदान का आंतरिक दृश्य ये दिखा रखा है। ये आंतरिक दृश्य मतलब कोयले खदान की आंतरिक दृश्य है। इसमें वर्कर्स काम करते हैं। पारंपरिक ऊर्जा। भारत में पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत दिखा रखा है। कोयला क्षेत्र के लिए इस त्रिभुज वाले कोयला खाने के लिए, लाल वाले तेल क्षेत्र के लिए और थोड़े काले रंग वाले मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस के लिए, और लाइन वाले HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए बनाए गए हैं। पानी सोनीपत, साहिबाबाद, दिल्ली, बबराला, गुरुग्राम, आंवला, शाहजहांपुर, जगदीशपुर, औरैया। इधर मेकाम, डिगबोई, नाहरकोटी, नजीरा, मोरन, शिवसागर, जंजी। इधर सिंगरौली, बोकारो, झरिया, रानीगंज, कोरबा, तलचर, विजयपुर, अंता, झबुआ, कोलोल, बड़ोदरा, अलकेंचौर, हजीरा, बसनी, मुंबई हाई, सिंगरैनी और नौवेली। ये क्षेत्र में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पाई जाती हैं। कोयला खदान का एक बाह्य दृश्य। ये कोयले खदान का बाह्य दृश्य है। नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नौवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक ताप से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्य प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोच्चतम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भित युगों के शैलों क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयले क्षेत्र में उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व वर्षा के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधक शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्यक रसायनों उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम
करती है। भारत में अधिकांशतः पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनीति व भ्रंश टैप में पाई जाती है। वलन अपनीति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती और सरंध्र परतों तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश टैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती हैं। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुंगरी जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा साधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसीलिए वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई व सन्निहित क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचवीजे गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य भारत में ऊर्जा संयंत्र के लिए दिखा रखा है। इधर दिल्ली, फरीदाबाद, नरौर, हरदुआगंज, पनकी, बरौनी, बोइंग गांव, नामरूप, दुर्गापुर, संथालडी, कोलकाता, चंद्रपुर, रिहंद, सिंगरौली, परीक्षा, रावतभाटा, गांधी सागर, साबरमती, वानकबाड़ी, ध्रुवरन, अहमदाबाद, सतपुड़ा, अमरकंटक, कोरबा, तलचर, कोरडी, भुसवाल, एकई, नासिक, कारकपारा, तारापुर, ट्रम्बे, उरनी, पर्ली, रामामुंडम, कोटा, गमंग, विजयवाड़ा, केंगा, कलपक्कम, इन्नौर, नवेली, त्रिभुज लाल वाले आणविक तथा काले वाले तापीय। तूतीकोरन में तापीय संयंत्र ऊर्जा स्रोत है। औद्योगिकी क्षेत्र से जोड़ती है। इसे धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयुक्त हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी से प्रतिस्थापना देश में लोकप्रिय हो रहा है। विद्युत आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती हैं। प्रभावी जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसा ही होता है। क्रियाकलाप। कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताओ। इन नदियों पर बने बांधों का नाम लिखिए। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है।
जो एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती हैं। ताप विद्युत गृह अनवीनीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अपने राज्यों के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसी जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी बढ़ती कीमतों व संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। अतः नवीनीकरण योग्य ऊर्जा साधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर पारंपरिक साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा साधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है, जबकि ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाइए तथा उनके राज्यों के नाम याद करें जिनमें ये अवस्थित हैं। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीमीय संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति होगी। ये सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण क्रियाकलाप। भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करें। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म का विशालतम पेटी तमिलनाडु नागरकोइल से मदुराई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। पवन चक्की नागरकोइल बायोगैस ग्रामीणों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जाति अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से बायोगैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोलों की अपेक्षा अधिक होती है। उपलों की बायोगैस संयंत्र नगर पालिका सहकारी लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को 2 प्रकार से लाभान्वित करते हैं।
एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ियों को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। बायोगैस संयंत्र, ये दो बड़े बड़े टैंक। ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सागरीय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इसे सागरीय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइपों द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर समुद्र में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्रों में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के आदर्श दशाएं उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाट में स्थित है, दूसरा लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा साधनों का संरक्षण, ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की परियोजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पहुंचड़ीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण को प्रोन्नति और नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पहुंचड़ीय ऊर्जा के 2 आधार है। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपगम अपनाना होगा। उदाहरण एक जागरूक नागरिकों के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचाने वाले उपकरण के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पाद है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पाद